हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप आज सीखोगे कि कैसे कैसे ट्रेड और आयरन हमारे पास आया, टूल्स कैसे बनाए, एग्रीकल्चर में क्या क्या नए नए चेंजेस आए, कैसे किंग्स को या किंगडम्स को, विलेजेस को कैसे बेनिफिट हुआ, इरिगेशंस का कैसे हुआ। तो आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 8 है विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड्स, की गांव, टाउन शहर और ट्रेड्स व्यापार। सो प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। अब एक लड़का है प्रभाकर जो ब्लैक स्मिथ की शॉप पे आता है। ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं? लोहार को। किसको कहते हैं बेटा? लोहार को। ये लोहार की शॉप पे आता है, ठीक है। देयर वाज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस सिकल्स वर लेड आउट रेडी फॉर सेल। अब आप जब कभी किसी लोहार की दुकान पे जाओगे ना, तो आपको सामने एक बेंच पे उसके बने हुए बहुत सारे औजार या टूल्स दिखाई देंगे जिसको उसने बेचने के लिए लगा रखा होता है। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड टू मैन वर हीटिंग बीटिंग मेटल रोड इनटू शेप्स। अब क्या होता है कि बहुत एक आग जल रही होती है, ब्राइट आग जल रही होती है, दो लोग होते हैं, एक उस हीट को और जला रहा होता है और दूसरा मेटल को बीट कर रहा होता है ताकि उसको रोड को शेप दे सके, ठीक है। लोहे का सामान ऐसे ही बनता है। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी। जब इस दुकान में हम एंटर करते तो बहुत ही गर्म और नॉइजी होता है। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच व्हाट वॉज हैपनिंग। पर हमारे लिए ये देखने बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, बहुत ही रोचक होता है कि क्या हो रहा है या कैसे जो लोहे का सामान है वो बनता है। अब चैप्टर पे देखते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, कि जो आयरन टूल्स हैं वो एग्रीकल्चर में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, एग्रीकल्चर को क्या उसका बेनिफिट हुआ। सो वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आज अपने डेली लाइफ में आयरन का कितना यूज करते हो या कौन सी चीज आयरन की, तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इतने यूज टू हो चुके कि आपको पता है कि आप आयरन यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, आयरन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। सो थिंक मेड ऑफ आयरन आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, कि जितनी भी हम चीजें यूज करते हैं आयरन की वो हमारे एज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ हो चुका है। सो द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। 3000 साल पहले हमारे जो उपमहाद्वीप है वहां पे आयरन का यूज स्टार्ट हो चुका था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कब स्टार्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज। हो द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स वेपन्स वर फाउंड इन मैग्लिथ ब्यूरियल। अब आपने देखा होगा मैग्लिथ ब्यूरियल था चैप्टर नंबर 4 में, तो वहां पे जो हमें दफन किए हुए जो कब्रें मिली उसके अंदर उन आदमियों के साथ, ठीक है, उन आदमियों के साथ उनके वेपन्स भी थे। आपने देखा था ना कि उनकी जो नाइफ भी था, बहुत सारी चीजें थी। तो उन वहां से पता चला कि जो आयरन का यूज है वहां हो चुका था, ठीक है। अराउंड 2500 ईयर्स एगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। तो देखो सब कॉन्टिनेंट में यूज हुआ 3000 साल पहले, पर लगभग 2500 साल पहले अराउंड 2500 ईयर्स एगो जो एविडेंस है, किस चीज का एविडेंस है कि जो आयरन टूल्स का यूज है ना वो बिल्कुल होता ही जा रहा था, ठीक है, होता ही जा रहा था। दीज इंक्लूड्स एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब इनका यूज क्यों होता था? इनका यूज होता था बेटा यूजेस ऑफ आयरन टूल्स, यूजेस ऑफ आयरन टूल्स। ये आप साथ साथ याद भी करते चले। पहला पॉइंट था टू क्लियर टू क्लियरिंग फॉरेस्ट। सेकंड है आयरन प्लग एयर। अब पहले लकड़ी के प्लग बनाए जाते थे, अब बनाए जाने लगे लोहे के, ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो ज्यादा और अच्छे से हो सके, क्रॉप को और अच्छे से किया जा सके। अब आपने देखा होगा कि वहां पे हमें एक इक्का गाड़ी मिली थी और वो भी लकड़ी की थी, ठीक है। पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि हमें एक लकड़ी का खिलौना मिला था। किस चीज का मिला था? लकड़ी का खिलौना मिला था, लकड़ी का हल मिला था, ठीक है। पर अब क्या यूज होने लग गया? आयरन का प्लग शेयर यूज होने लग गया, ठीक है, आयरन का प्लग शेयर यूज होने लग गया। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। अब बहुत सारे और स्टेप्स उठाए गए ताकि इरिगेशन को और बढ़ावा मिल सके। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई, मतलब खेतों में पानी देना।
ठीक है, उसके लिए क्या क्या किया गया? सो द किंग्स एंड द किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज। अगर गांव नहीं होते, अगर ये फलते फूलते गांव नहीं होते तो किंग्स और किंगडम्स भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि किंग्स और किंगडम्स को चाहिए भाई लोग चाहिए, आर्मी चाहिए, अपने प्लेसेस बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए टैक्सेस चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा इन विलेजेस से। ठीक है, सो वाइल न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज, प्रोडक्शन इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड। अब हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा, चैप्टर नंबर 5 में, कि अब आयरन प्लग शेयर का यूज करने लगे। दूसरा पैडी सिस्टम हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया। ठीक है, कि क्या करते पहले, अब वो क्या करते हैं, खुद घर पे ही जो बीज है उसको तैयार कर लेते हैं और उससे पौधा उग जाता है, फिर बाद में उसको अपने खेत में जाके उसको बोके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड। अब क्या हो गया, इरिगेशन पे भी ध्यान देने लगे कि भाई जितना अच्छा पानी मिलेगा उतनी अच्छी क्रॉप होगी। ठीक है, अब उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए किया गया, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई गई, नहरें बनाई गई, कुएं खोदे गए, वेल्स, टैंक्स बनाए गए, आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए, ताकि जो इरिगेशन है वो और अच्छे से हो सके। ठीक है, if you look at the chart you will find the that some of the stages of construction। अब आपको चार्ट दिया गया है। अब आप देखो, किंग्स नीड्स मनी फॉर आर्मीज, प्लेसेस एंड फोर्ट्स। अब किंग्स को चाहिए पैसा, किस चीज के लिए? आर्मीज के लिए, अपना पैलेस बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, और उन महलों को फोर्टिफाई बनाने के लिए, दुर्ग बनाने के लिए। सो दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम टैक्स। अब वो किससे पैसे मांगेंगे? अपने फार्मर से, अपने किंगडम से। ठीक है, और किंगडम कहाँ से पैसे लाएगा? अब ये आ जाता है कि फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब फार्मर्स को करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन को ज्यादा। ठीक है, अब फिर क्या होता है, दिस पॉसिबल विद इरिगेशन। अब फार्मर्स अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? जब उनके पास अच्छी इरिगेशन होगी। अच्छी इरिगेशन कैसे होगी? कि जो किंग्स है वो प्रोवाइड कराएंगे उनको, क्या प्रोवाइड कराएंगे? उनको प्लान्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मनी प्रोवाइड कराएंगे इरिगेशन के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, फार्मर्स को तो क्या होगा, लेबर्स इज प्रोवाइड बाय द पीपल। अब फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। अब फार्मर्स को तो होने लग गया भाई अच्छी बात है, राजा ने हमको पानी प्रोवाइड करा दिया, मनी भी दे दी, अब हमारा प्रोडक्शन और अच्छा होगा। फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गया, अब रेवेन्यू भी होने लग गया, और लेबर भी प्रोवाइड करने लग गए। कौन? लोग प्लेसेस के लिए, फोर्टिफाई बनाने के लिए, फोर्टिफाइड करने के लिए प्लेसेस को, तो लोग अपने जो लेबर्स है वो भी प्रोवाइड कराने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है हु लिव्ड इन विलेज। अब इन गांव में रहता कौन था, कौन लोग रहते थे? सो अब देखो, अब यहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है। सो देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब साउथ के पार्ट में, ठीक है, साउदर्न पार्ट में, ठीक है, साउदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में 3 तरह के लोग रह रहे हैं। साउदर्न पार्ट में रह रहे हैं वेलार। क्या है बेटा? वेलार। फिर है उजवार, उजवार, और फिर तीसरे आते हैं कड़शियार या अदमाई, आदिमाई बोल सकते हैं जिसको। ये है सिर्फ साउदर्न में। तमिल में वेलार वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है। उजवार वे लोग हैं जिनके पास जो ऑर्डिनरी प्लग मैन है। ठीक है, और करसियार वे लोग हैं जो स्लेव्स हैं, जो लेबर हैं। ठीक है, जिनके पास कोई अपना लैंड नहीं है। तो तमिल में जिनके पास बहुत ज्यादा, इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स आर नोन एज वेलार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क कर रही हूँ प्लीज उसको रीड कीजिएगा। जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनको वेलार बोला जाता है, ऑर्डिनरी प्लग मैन्स हैं उनको उजवार कहा जाता है, एंड लैंडलेस लेबर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कर्सियार और अडमाई। ओके, अब नॉर्दर्न पार्ट में चलते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में जो गांव का हेडमैन है, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, उसको कहा जा रहा है ग्राम भोजक। ठीक है, ये नॉर्दर्न की बात हो रही है। जो उत्तरी हिस्सा है वहां पे जो विलेज का हेडमैन है उसको कहा जा रहा है ग्राम भोजक। इसके पास बहुत सारी जमीन है। सो यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। अब अगर एक घर का, एक फैमिली का अगर कोई दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी मतलब ग्रैंडफादर हैं, वो अगर हेड बन रहा है, किसका? विलेज का हेड है। ठीक है, विलेज का हेड बना हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्राम भोजक। जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्राम भोजक। अगर ये बनता है तो इसके बाद इसका बेटा बनेगा, इसके बाद इसका बेटा बनेगा, मतलब इसका बेटा फादर। ठीक है, फिर इसका बेटा बनेगा,
ठीक है, इसका सन, ठीक है। अब ये चीज होती है हेरिडिटी, ठीक है, इसके बाद इसका बेटा बनेगा, ठीक है। तो ये हेरिडिटी को फॉलो करते हैं। सो इन अदर वर्ड द पोस्ट वाज हेरिडिटी, जो ये सारी पोस्ट है वो क्या है बेटा, हेरिडिटी है। और जब ये ग्राम भोजक इतना ज्यादा पैसे वाला है तो इसके पास क्या है बेटा, बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा लैंड है, और इसके लैंड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सो जनरली ही हैड स्लेव्स, हैड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, बिसाइड एज वाज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। अब ये विलेज से जितना भी टैक्स कलेक्ट करना है ना, विलेज से कलेक्ट फ्रॉम द विलेजेस, कौन करेगा, ये करेगा हेडमैन। हेडमैन कौन है, ग्राम भोजक, ठीक है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये ग्राम भोजक है जिसको किंग अपॉइंट करेगा कि भाई जाओ और जाके विलेज में क्या करो आप, जो टैक्स है उसको कलेक्ट करो। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपति। और अब इस ग्राम भोजक के बाद कुछ ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जिनके पास छोटा सा अपना कुछ होता है। अगर आपने सिविक्स में मेरा चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे शेखर के बारे में है, जो खुद एक छोटा फार्मर है, ठीक है, उसके पास खुद का छोटा सा स्मॉल लैंड है उसके पास, ठीक है, स्मॉल लैंड है। तो वो क्या है, उसको एज अ गृहपति हम कह सकते हैं। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में है कि शेखर एज अ गृहपति, ठीक है। नाउ तो अब यहाँ पे हम देख लिया कि देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपति। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा अपना खुद का लैंड नहीं है, वो दूसरे के लैंड में काम करते हैं, उनको कहा जाता है दास कर्माकर। हु डिड नॉट ओन लैंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स, ठीक है, मतलब दूसरों के खेत में काम करते हैं। तो हमने अब देखो यहाँ पे देख रहे साउदर्न पार्ट में हमने देखा, साउदर्न पार्ट में जो लैंड ओनर थे, लैंड ओनर थे वो क्या हो गए भाई, वेलार, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार। और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन थे, ऑर्डिनरी प्लगमैन थे, उनको उजवार कहा गया, ठीक है। और जिनके पास कोई लैंड नहीं था, नो लैंड पर्सन, नो लैंड ओनर, तो उनको क्या कहा गया, स्लेव्स को, उनको कहा गया अदमाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नॉर्दर्न की बात करें, नॉर्दर्न पार्ट की, तो इसमें जिनके पास लैंड है या बड़े बड़े लैंड ओनर है उनको कहा गया ग्राम भोजक, ग्राम भोजक, ठीक है, उनको कहा गया ग्राम भोजक। और जो ऑर्डिनरी थे, जो ऑर्डिनरी फार्मर है, उनको क्या बोला गया बच्चा, उनको बोला गया ग्रहपति। क्या बोला गया, ग्रहपति। और जो स्लेव्स हैं जिनके पास कोई अपना लैंड नहीं है उनको बोला गया दास कर्माकर, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा ही समझ में आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे यहाँ पे विलेजेस में जो काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन से, जिनको हम कहा गया ब्लैक स्मिथ। ये ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर और वीवर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम ये तमिल कॉम्पोजिशन जो संगम कहा जाता था, ठीक है, संगम क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे असेंबलीज होती थी, और असेंबलीज कहाँ होती थी, असेंबली मदुरई में होती थी। यहाँ पे जो कंपोज किया गया उसको कहा गया संगम लिटरेचर, ठीक है। संगम मीन्स असेंबलीज, और ये कहाँ होती थी, मदुरई में होती थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, संगम लिटरेचर इन तमिल, ठीक है। तमिल में जो कंपोजिशन है उसको संगम लिटरेचर कहा जाता है। अब यहाँ आ जाते हैं कॉइन्स, इनको कहते हैं भाई पंच मार्क्ड कॉइन, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को 500 साल पहले ऐसी बहुत जगह पे कॉइन्स मिले, इनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता है। और उनको पंच मार्क कॉइन क्यों कहा जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो अब पंच मार्क कॉइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, या तो ये रेक्टेंगुलर शेप के है, या ये स्क्वायर शेप में है, या ये सर्कल शेप में है, कोई सी भी शेप में हो सकते हैं। किसी मेटल शीट को बिल्कुल पतला करके उसको उस पर किसी चीज से पंच करके सिंबल बनाए जाते थे, स्टैंप लगाई जाती थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पंच मार्क कॉइन कहा जाता है। सो हेंस दे वर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है, कि पंच मार्क कॉइन क्या होते हैं। नेक्स्ट है सिटीज विद मैनी फंक्शंस। अब सिटीज में क्या काम होते थे। सो पहली बात है मथुरा। मथुरा बिल्कुल मेन सिटी थी। तो मेन सिटी का अगर अवार्ड जाएगा तो वो मेन सिटी है मथुरा, ठीक है। बहुत ही फेमस है मथुरा, क्यों, यहाँ पे हो रहा है ट्रेड,
यहाँ हो रहा है ट्रेवल। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बन रहे हैं स्कल्पचर, यहाँ पे स्कल्पचर बन रहे हैं, और ये ट्रेडर्स के लिए नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जाने का और नॉर्थ से साउथ जाने का रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मथुरा बना के और उसको फोर्टिफाई किया गया है। ठीक है, फोर्टिफाई किया गया है इसको। फार्मर्स है, हर्डर्स हैं, जो सीधा साथ में काम करके यहाँ सिटी के लोगों को खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। सो मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर, जितनी भी मूर्तियां बनती है ना, वो सब मथुरा में सबसे सुंदर मूर्तियां बनती थी। और अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुषाण। तो कुषाणों की दूसरी कैपिटल बन गई मथुरा, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। सो मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। हम मथुरा का नाम आते हैं तो हमें पता है कि मथुरा में है वर्शिप ऑफ कृष्णा, जो कृष्णा जी का मंदिर है वो है। पर मथुरा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के लिए और जैन श्रीन्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल एंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। इट इज अ वेरी फेमस सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड, एंड इट इज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण। एंड मथुरा इज ऑल्सो फेमस फॉर रिलीजियस सेंटर लाइक बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्रीन्स एंड वर्शिप कृष्णा। जैसे मैंने लाइन्स बताई हैं, आप ऐसे ही याद कीजिएगा इनको। Next has several sculptures on surface such as stone slabs statues have been found in मथुरा। मथुरा में अगर आप जाओगे, कभी आपको मौका मिले तो आप देखना, वहाँ पे जो पुराने महल या घर हैं, या आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो वहाँ उनके पत्थरों पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। ठीक है, और ये वो गिफ्ट होता है जो वहाँ के लोगों ने उन मंदिरों को या उन जगहों को कोई दान किया होता है। ठीक है, और जो किंग्स है, क्वींस है, ऑफिसर्स है, मर्चेंट्स है, क्राफ्ट पर्सन है, जो वहां रहते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार उतना दान करते हैं या कुछ उनको देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे मथुरा में और भी काम होते हैं। मथुरा में और क्या क्या काम होते हैं? मथुरा में है भाई बहुत सारे गोल्ड स्मिथ, सुनार भी है, ब्लैक स्मिथ है, लुहार भी है, वीवर्स भी हैं, बास्केट मेकर भी हैं, गार्लैंड मेकर भी हैं, और परफ्यूम बनाने वाले भी हैं। ठीक है, अब बात आती है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। हम पूरी हिस्ट्री में अब तक सिर्फ क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन के बारे में ही पढ़ते आए हैं। तो अब यहाँ पे एक नई चीज है जिसको कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब एक NBPW है। ये एक हार्ड व्हील मेड है मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। The potter used to expose the earthenware to very high temperature in this kiln which resulted। अब ये एक पोट बनाया जाता है, ये एक पोट बनाया जाता है, शाइनी पोट होता है। ठीक है, a fine black slip was also applied on this which gave the pottery a mirror like shine। ठीक है, ये बहुत ही शाइनी मटेरियल का बना हुआ एक पोट कह सकते हैं, पोट है। ठीक है, दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आपको इसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि NBPW क्या है, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। अब इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश क्यों पड़ा? क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट में ही पाया गया। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। अब ऐसे बहुत से एविडेंस भी थे जो खत्म हो गए। सो वी नो दैट फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पोर्टेंट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम जो क्लॉथ का मैन्युफैक्चर होता, जो कपड़ा बनता था, वो बहुत जरूरी काम था। सो देयर वर फेमस सेंटर, कौन कौन से फेमस सेंटर थे? सो वाराणसी इन नॉर्थ और मदुरई इन साउथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ याद कर लीजिएगा कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ होता था, मैन्युफैक्चर क्लॉथ सिटीज। सो ये बेटा दो सिटीज हैं। पहली बात, नॉर्थ में है वाराणसी, दूसरी है साउथ में क्या है? मदुरई। सिर्फ आप की पॉइंट्स को याद करते चलें। ठीक है, NBPW का नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हार्ड व्हील है, मेड बाय मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। ओके, नाउ नेक्स्ट है मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन विद श्रेणी। अब ये इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्या होता है? ठीक है, ये श्रेणीज है। श्रेणी क्या होता है? तो क्या हुआ, जो ये क्राफ्ट पर्सन हैं या मर्चेंट्स हैं, इन लोगों ने बनाई एक एसोसिएशन। ठीक है, एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन मेड बाय क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट।
अब इन लोगों ने बनाई भाई एक एसोसिएशन जिसको इन्होंने नाम दिया श्रेणी। क्या नाम दिया बेटा इसने? श्रेणीज। अब ये श्रेणीज क्या है? ये श्रेणीज ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती थी कि अगर मुझे कोई काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगी, ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, ये एसोसिएशन क्या करेगी? एज अ बैंक काम कर रही है, ट्रेनिंग भी देंगी, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी। ठीक है, मतलब मुझे काम चाहिए तो मुझे ट्रेनिंग भी देंगे, मुझे अपने काम के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी देंगे, मुझे अगर अपना जो सामान बन गया है उसको बाद में मुझे बांटना है या बेचना है तो उसका भी काम करेंगे। तो ये श्रेणी ये काम करती है। दूसरा श्रेणी का क्या काम होता है? ये एज आ काम करती है बैंक, एज आ बैंक। अब जितने भी जो लोग हैं, जो रिच वुमेन और वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी, अब अमीर लोगों ने इस बैंक में अपना पैसा जमा करवा दिया। अब ये क्या करती हैं? उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, पर ये क्या करती हैं बाद में अगर मुझे किसी पैसे की जरूरत है या उनको भी किसी को जरूरत है तो ये एज आ लोन प्रोवाइड कराती हैं और बाद में इंटरेस्ट लेके उस पैसे को वापस लेती हैं। ठीक है, श्रेणी का काम समझ में आ गया कि किसने बनाई एसोसिएशन? क्राफ्ट पर्सन ने बनाई और मर्चेंट ने बनाई। ये ट्रेनिंग भी देती हैं, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हैं, और फिर काम करती है एज अ बैंक। और इसमें जहाँ रिच पर्सन अपना पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये क्या करती है? छोटे लोगों को या उनको भी, फार्मर्स को या ट्रेडर्स को लोन भी देती है, बाद में इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस लेती है। ठीक है, अब क्लोजर लुक ऑफ अरकाय माडू। अब एक कहानी आ जाती है बहुत ही अच्छी सी अरकाय माडू की, कि अरकाय माडू उस टाइम का एक ही बहुत ही फेमस नगर था। ठीक है, फेमस नगर हम बोल सकते हैं। ये पुदुचेरी में है। ठीक है, पुदुचेरी में है। बेसिकली यहाँ पे क्या काम हो रहा है भाई? कोस्टल एरिया के पास है, तो ये कोस्टल एरिया के पास है। कायमाडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड एंड अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर्स व्हिच मे हैव बीन अ वेयर हाउस। भाई यहाँ है बहुत सारे गोदाम, बहुत सारे गोदाम है। क्यों? कहाँ पे है ये? अरकाय माडू में। अरकाय मेदू कह दो, अरकाय मैडू कह दो, ठीक है, ये है। ये कहाँ है? ये है पुदुचेरी में। कहाँ है बेटा? ये पुदुचेरी में है। ये कोस्टल एरिया के पास है। यहाँ पे जो शिप्स हैं उनमें सामान आता है जाता है। ठीक है, अदर फाउंड दैट इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। अब यहाँ बहुत सी ऐसी पोट्री भी मिली है। ठीक है, पोट्री मिली है जिसको हम कह रहे हैं, क्या हम इसको एम्फोरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एम्फोरा। एम्फोरा बड़े बड़े कंटेनर है। एम्फोरा बड़े बड़े कंटेनर है जिसके दोनों तरफ से पकड़ने के हैंडल लगे हुए हैं, और इनके अंदर भरा जाता है या तो वाइन या ऑयल। इनके अंदर क्या भरा जाता है? या तो ऑयल भरा जाता है या वाइन भरी जाती है। ठीक है, इनको कहा जाता है एम्फोरा। क्या कहा जाता है? एम्फोरा। ठीक है, एम्फोरा कहा जाता है इनको। अब है एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पोट्री नोन एज एरिस्टिन वेयर। अब यहाँ पे एक और पोट्री मिली है जिसको कहते हैं एरिस्टिन वेयर। ठीक है, ये इटली शहर के नाम से इसको एरिटिना वेयर कहा जा रहा है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। अब गीली मिट्टी को किसी एक सांचे में डाल के ये बनाए जाते हैं। एंड देयर वर येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकल थ्रू रोमन डिजाइन वर यूज। अब इन पोट्री को बनाने के लिए ना रोमन डिजाइन का यूज किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे तरह तरह की पोट्री मिली है। ठीक है, एक एम्फोरा मिला जो ऑयल और वाइन रखने के काम आता है, दोनों तरफ उसके हैंडल बने हुए हैं। ठीक है, फिर इनको एरिस्टाइन वेयर मिला, एक पोट्री है चमकदार लाल लाल चमकदार एक पोट्री है। ठीक है, जिसको एरिस्टाइन वेयर कहा गया, एरेटाइन या एरिस्टाइन वेयर कहा गया। उसके बाद एक वेट क्ले के रूप में यहाँ पे रोमन डिजाइन से कुछ कुछ बनाया गया हुआ है। सो रोमन लैंप मिले, ग्लास वेयर मिला, जेम्स मिले, यहाँ पे इन साइड्स पे मिले हैं। ठीक है, कि रोमन चीजें मिली है यहाँ पे। Now, small tank have been found that they were probably dying wets. अब यहाँ पे छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं।
ठीक है, टैंक भी मिले हैं, और वो टैंक किस काम आते हैं, वो डाई करने के काम आते हैं, ठीक है। सो स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ, कि कपड़े को रंगने के लिए यहाँ टैंक बने हुए थे। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ ब्रीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस, यहाँ पे मन के बनाने की भी बहुत सारे स्टोन्स और कांच मिला है। नाउ ट्रेड एंड ट्रेडर्स, अब बारी आती है ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में, ठीक है, कि व्यापारी और व्यापार। वी हैव रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, हमने देख लिया, क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा होता था, इसलिए इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहा गया। सो दिस फाइन पोट्री स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी फाइन पोएट्री मिली, फाइन पोएट्री मिली, वहां पे बाउल्स मिले, बहुत सारे प्लेट्स मिले, मतलब उस टाइम उन लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बनाने का, पोएट्री बनाने का काफी काफी क्रेज था। सो हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस, अब पाई यहाँ पे है, ये हर कैसे पाई गई, ये कोई तो लाया होगा इनको। सो ट्रेडर्स मे हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेस, सो ट्रेडर्स मे हैव carried them from the places where they were made to sell them at another place। होता है ना कि अगर कोई चीज तमिल में बनी है, वो यहाँ हरियाणा में या पंजाब में कैसे आई, या दिल्ली में कैसे आई, भाई कोई तो उसको लेके आया होगा यहाँ से वहां, कि यहाँ बन गई और बेचने के लिए यहाँ आ गई, और हमने खरीद ली तो वो यहाँ पे मिल गई। सो साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, अब देखो भैया साउथ इंडिया फेमस है किस चीज के लिए, गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, पेपर के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। तो साउदर्न इंडिया में गोल्ड, स्पाइसेस, पेपर, ठीक है, और प्रीशियस स्टोन काफी मात्रा मिलते थे। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, रोमन जो लोग थे ना, जब वो आए और उन्होंने काली मिर्च का स्वाद चखा, ठीक है, पेपर्स का स्वाद चखा, तो वो इसके दीवाने हो गए थे, ठीक है। तो जो ये पेपर यहाँ वहाँ कहीं खाते हो ना खाने में, तो ये अपने साउथ की ही देन है। सो मच सो डेट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसको कहा जाता था ब्लैक गोल्ड। तो देखो भैया ब्लैक गोल्ड क्या है, ब्लैक गोल्ड है पेपर, अपनी काली मिर्च, ठीक है, एज अ, इसलिए रोम गई, ठीक है। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवाज। अब रोम कैसे गई, रोम के लोग अगर आए हैं, उन्होंने चखाए, तो कैसे तो लेके गए होंगे, तो वो कैसे लेके गए, शिप्स के थ्रू लेके गए, ठीक है, शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड्स इन कारवा, कारवा मतलब जो सारे लोग साथ मिलके चलते थे, ऐसे वो यहाँ से वहां पहुंची। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेडर एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। अब जैसे वहां पे काली मिर्च गई, ऐसे ही हमें क्या मिला, साउथ में मिले रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले। अब वो भी कैसे, अगर उन्होंने काली मिर्च खरीदी होगी तो उन्होंने अपने पैसे दिए होंगे ना, तो ऐसे ही हमें वहां पे क्या मिले हैं, रोमन सिक्के मिले हैं सोने के। ये एक पोम है ट्रेडर्स के ऊपर, आपको पढ़िएगा आप इसको। सो ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट, अब जो व्यापारी आते थे ना, उन्होंने बहुत सारे रास्तों की खोज की, ठीक है, सी के थ्रू। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, और कुछ लोग तो जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, उसको फॉलो करते करते आ गए, ठीक है। देयर वर अदर क्रॉस द अरेबियन सी, और कुछ लोगों ने अरेबियन सी को क्रॉस किया, किसी ने बे ऑफ बंगाल को क्रॉस किया, ठीक है। एंड वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। अब होता है ना, जो मॉनसून आता है तो अरेबियन सी से लेकर ऐसे जो हवाएं चलती हैं, और जब मॉनसून जाता है तो ऐसे यहाँ से लेकर इधर हवाएं चलती हैं, तो इनका फायदा उठाया इन ट्रेडर्स ने, इन सेलर्स ने, और ये फिर इस रूट की तरफ से आ गए इंडिया में। So if they wanted to reach the western coast to the subcontinent from East Africa to Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon। बस आपको देखने याद करने की ये जरूरत है कि बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में वो लोग सेलर का मॉनसून का एडवांटेज लेके आ गए, ठीक है। अगर उनको यहाँ से वहाँ जाना होता था तो वो अगर उनको ईस्ट अफ्रीका से और अरेबिया जाना होता था तो वो साउथ वेस्ट की जो मॉनसून है उसका सहारा लेते थे, ताकि उनको आराम से चल सके, क्योंकि हवाएं खुद ही शिप को बहा के ले जाएंगी। एंड स्टडी शिप हैड टू बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, इसीलिए ऐसे बड़े बड़े शिप बनाए गए ताकि वो जर्नी को कंटिन्यू कर सके।
न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब जो कोस्टल एरिया है उसके आसपास बहुत सारे नए किंगडम्स भी बनने लग गए। सो द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद हिल्स, प्लेट्यू एंड रिवर वैली। अब जितने भी ये हमारे साउदर्न पार्ट के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ बहुत सारे प्लेट्यूज भी हैं, हिल्स भी हैं, रिवर्स वैली हैं। सो अमंग्स द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल। अब जो साउथ में कावेरी नदी है ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, अभी आपने कोई वीडियो भी देखा होगा कि कावेरी नदी अगर एक जगह पे आ रही है तो वहाँ के लोग उसको ऐसे जय कर रहे हैं कि देखो नदी बहुत टाइम बाद उस जगह पे आई है। सो चीफ एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। क्या हो जाता है कि जो चीफ और किंग्स हैं वो इन रिवर्स वैली को कंट्रोल करते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। संगम्स पोम मेंशन द मूवेंदर। अब आपको संगम पोम्स के बारे में देखा है कि तमिल में संगम पोम्स का एक मेंशन है, उसमें आपको आप पढ़ेंगे कि नाम मूवेंदर का, मूवनेंदर का। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ यूज फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिली, चोल्स, चेर्स एंड पांडव्स। अब इनके बारे में ना आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे। चोल, चेर और पांडवास ये तीन तमिल के फेमस चीफ हैं जिनको मूवेंदर कहा जाता है, मूवनेंदर कहा जाता है। ठीक है, हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। 2300 साल पहले ये तीन इतने फेमस और पावरफुल हो गए थे साउथ में। ठीक है, जिसको मूवेंदर कहा जाता है। ये है चोल, चोलाज, चेर्स एंड पांड्याज। ये फेमस है साउथ के फेमस पावरफुल किंग्स हैं ये। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है मूवेंद्र। ठीक है, ईच ऑफ थ्री चीफ हैड टू सेंटर ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑफ द कोस्ट। इनकी राजधानी एक होएगी अंदर की जो कोस्टल एरिया से दूर है और एक भी कोस्टल एरिया के पास। ठीक है, अब है ऑफ दीज 6 सिटीज देयर वर वेरी इंपॉर्टेंट पुहार और कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोल्स, मदुरई द कैपिटल ऑफ पांडवास। अब देखो इनकी खुद की भी कुछ बहुत सारी क्या है कैपिटल्स है। जो चोल है उसकी है पुहार या कावेरीपट्टनम, क्योंकि ये अपनी कैपिटल बनाते हैं ना जहाँ पे ये अपना हेड बना सके। ठीक है, कावेरीपट्टनम। और जो ये मदुरई है वो है पांड्यास की। मदुरई किसकी है बेटा? पांड्यास की। ठीक है, The chief did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gift from the people. They also went on military expansion and collect tribute from the neighboring areas. They kept some of the wealth and distribute to the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers, and poets. Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chief who often rewarded with precious stones, gold, horses, elephant, chariots and fine cloth. अब क्या होता है, ये लोग ना एक रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, इनको गिफ्ट मिलते थे। ठीक है, इनको गिफ्ट में ही बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती थी जिनसे इनका गुजारा अपने आप आराम से हो जाता था। ठीक है, और यहाँ जो इनके बारे में अच्छी अच्छी प्रेज लिखते थे ना, संगम में जो पोइट्स थे जो इनके बारे में प्रेजेस लिखते थे, ये उनको प्रीशियस स्टोन्स देते थे, गोल्ड देते थे, हॉर्सेस देते थे, एलिफेंट और चिरियोट्स और फाइन क्लोथ्स भी देते थे। ठीक है, Around 200 years later, a dynasty known as सातवाहन, ठीक है, अब एक आई थी सातवाहन राजा, तो became powerful in western India. The most important ruler of the सातवाहन was गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर्स थे साउथ के, क्योंकि साउथ का जो खुद का जो एक कल्चर है ना वो बहुत ही फुल फर्निश्ड है। आप साउथ के बारे में क्या ही पढ़ेंगे, पूरा हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरा हिस्ट्री आप इन साउथ के इन राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही फेमस है सातवाहन राजा 200 साल पहले। तो सातवाहन शासक में एक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये बहुत फेमस थे। ये फेमस इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लगाया। तो ये है गौतमी पुत्र, मतलब इनकी माता का नाम है गौतमी पुत्र और ये है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ये सातवाहन राजा हैं, बहुत ही फेमस और पावरफुल राजा हुए साउथ के।
We know about him from an inscription composed on behalf of his mother गौतमी बहसरी। तो उनकी माता ने कोई कंपोजिशन लिखी थी, इंस्क्रिप्शंस लिखा था, तो उसमें इनके बारे में पता चलता है। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। अब इनको दक्षिणापथ का राजा कहा जाता है, का भगवान कहा जाता है, ठीक है। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम ऑफ द एंटायर साउथर्न रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न वेस्टर्न साउथर्न कोस्ट। अब इसने क्या किया, सारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, साउथर्न घाट है, उनको जीतने के लिए इसने अपनी आर्मीज भेजी थी। अब है सिल्क रूट एंड कुशान। अब सिल्क रूट क्या होता है और कुशान कौन थे? तो सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। अब एक रूट है जिसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। रूट मतलब रास्ता, ठीक है, और सारे राजा उस जो रूट है उस पे करना चाहते थे अपना कब्जा। सो दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट, गिफ्ट दैट वर ब्रोट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। अब जिस रूट से वो आते थे, तो ये रूट नॉर्दर्न में है, नॉर्दर्न वेस्ट में है, ठीक है। वो उस सिल्क रूट को सभी राजा चाहते थे कि हम इस पे अपना कब्जा जमा ले। अगर मेरा कब्जा इस पे हो जाएगा तो टैक्सेस के लिए, ट्रिब्यूट्स के लिए, गिफ्ट के लिए, क्योंकि ये कहाँ से मिलते हैं? ट्रेडर से, ठीक है, तो हमें ये मिलते रहेंगे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक बाय रोबर्स। अब अगर इनको ट्रेडर्स से फायदा था तो ट्रेडर्स की भी ये हेल्प करते थे ताकि उनको कोई अटैक ना कर सके, उनको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। सो द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर कुशान। अब सबसे बड़ा राजा जिसने इस सिल्क रूट पे अपना कंट्रोल किया वो था कुशान्स, ठीक है। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब उन्होंने कहाँ राज्य किया? सेंट्रल एशिया पे, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन था वो ट्रेडर्स का एक रास्ता था इंडिया में आने का और इंडिया से बाहर जाने का, ठीक है। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर, पेशावर एंड मथुरा, ठीक है। ये दो पावरफुल ऐसे एरियाज थे जिन पे सब अपना कब्जा चाहते थे, एक पेशावर और एक मथुरा। अभी मथुरा के बारे में पीछे पढ़ा ना। तो तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। अब प्रीवियसली चैप्टर में मैंने आपको पेशावर, मथुरा और तक्षशिला ये तीनों ही इंट्रोड्यूस कराए थे। ड्यूरिंग देयर रूल्स अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, from where silk was shipped westward to the Roman Empire। सिल्क मतलब रेशम, रेशम को यहाँ से वहाँ रोमन एम्पायर में ले जाया गया। ओके अब ये आपके कुछ की पॉइंट्स है। आयरन, इरिगेशन, पोर्ट, संगम, श्री क्या होते हैं, सिल्क रूट क्या होता है, ट्रेडर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है और वीडियो में जितने भी मैंने आपको की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं या पूरा चैप्टर समझाया है वो आपको काफ़ी इजी लगा होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।